Welcome back in AK Nursing classes. This is Ashok Sonura. Today we discuss very important topic related to integumentary system. यानी कि जो अपना स्किन है उससे रिलेटेड क्या रहेगा, वो रहेगा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, वो रहेगा डेक्यूबिटेड अल्सर. ठीक है, तो डेक्यूबिटेड अल्सर को सामान्यतः अपन बेड श्योर बोल सकते हैं या उसको अपन प्रेशर अल्सर भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो आपने नॉर्मली देखा होगा कि जो लंबे समय तक जो प्रोलॉन्ग टाइम तक बेड रिडन पेशेंट होते हैं, ठीक है ना, जैसे आप आईसीयू के अंदर हो या फिर जो प्रोलॉन्ग टाइम तक अगर बेड पर रहते हैं तो उनको क्या होता है, स्किन के अंदर ब्रेकडाउन होने की संभावना रहती है. जो स्किन की जो लेयर होती है वहां क्या होगी, ब्रेकडाउन होने की संभावना रहेगी और वहां पे क्या होगा, इंजरी होने की संभावना रहती है. ठीक है, तो उस इंजरी या फिर जो स्किन ब्रेकडाउन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, डेक्यूबिटेड अल्सर बोलते हैं. ठीक है, तो अगर सामान्यतः अगर डेक्यूबिटेड अल्सर की जो डेफिनेशन देखी जाए तो डेफिनेशन ये बनती है कि एक लोकलाइज्ड एरिया ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी. ठीक है, अब मतलब जो स्किन होता है अपना, स्किन के अंदर सॉफ्ट टिश्यू होते हैं. ठीक है, तो सॉफ्ट टिश्यू के अंदर क्या हो रही है, वहां पे इंजरी हो रही है. ठीक है, तो एंड लोकलाइज्ड एरिया ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी रिजल्टिंग फ्रॉम कंप्रेशन. किसके कारण हो रहा है, कंप्रेशन के कारण हो रहा है. कंप्रेशन बिटवीन ए बोनी प्रोमिनेंस एंड एक्सटर्नल सरफेस. ठीक है, मींस क्या होता है कि आपका जैसे मान लो कि लंबे समय तक प्रोलॉन्ग टाइम तक क्या होता है, बेड रिडन पेशेंट होता है. ठीक है, तो बेड रिडन पेशेंट के कारण क्या होगा कि मान लो कि जो बोनी प्रोमिनेंस होता है पेशेंट का और जो एक्सटर्नल सरफेस होती है बाहर की, उसके बीच में क्या होता है, कंप्रेशन. लंबे समय तक कंप्रेशन के कारण क्या होगा, वहां पे जो स्किन की जो सॉफ्ट टिश्यू होती है वहां पे क्या होता है, इंजरी होने की संभावना रहती है. इसकी लेयर के अंदर क्या होगा, डिस्टर्बेंस हो जाएगा. तो उसको अपन क्या बोलेंगे, डेक्यूबिटेड अल्सर बोलेंगे या फिर प्रेशर इंजरी बोलेंगे. ठीक है, तो अपन जो नॉर्मल इसकी डेफिनेशन मैंने बताई, जो डेफिनेशन बनती है इसकी डेफिनेशन ये बनती है आपकी, डेक्यूबिटेड अल्सर की जो डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन ये होती है एंड लोकलाइज्ड एरिया ऑफ soft tissue injury. Soft tissue injury resulting from compression between a bony prominence and a external surface. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन के अंदर देखा जाए तो मैंने बताया कि जो स्किन होती है, स्किन के अंदर क्या होता है, सॉफ्ट टिश्यू होता है. ठीक है, तो सॉफ्ट टिश्यू के अंदर क्या हो रही है, इंजरी हो रही है. ठीक है, तो इंजरी किसके कारण हो रही है, कंप्रेशन के कारण हो रही है. और कंप्रेशन के कहां पे लग रहा है, बोनी प्रोमिनेंस और एक्सटर्नल सरफेस के बीच में लग रहा है. तो उसको अपन क्या बोलेंगे, डेक्यूबिटेड अल्सर या फिर अपन क्या बोलेंगे, प्रेशर इंजरी या फिर बेड श्योर बोलेंगे. ठीक है, अब बात ये होती है कि भाई जो बेड श्योर है या प्रेशर इंजरी जो हो रही है मरीज को, वो किन किन कारण के कारण हो रही है, मतलब इसके क्या क्या कॉजेज है जिसके कारण ये अपने को प्रेशर अल्सर या बेड श्योर है वो देखने को मिलता है. ठीक है, तो नेक्स्ट वन होता है कॉजेज. कॉजेज कौन कौन से होता है, कॉजेज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है पहला अपना प्रेशर के कारण. किसके कारण, प्रेशर के कारण. यानी कि किसी चीज पर क्या हो रहा है, प्रेशर के कारण हो रहा है. तो प्रेशर का मतलब ये होता है कि मान लो कि लंबे समय तक पेशेंट बेड रिडन है. ठीक है ना, तो उसकी जो बोनी प्रोमिनेंस है और जो बेड है वहां से क्या हो रहा है, प्रोलॉन्ग टाइम तक क्या हो रहा है, वहां पे उसका प्रेशर हो रहा है. तो प्रेशर के कारण क्या हो रही है कि स्किन की जो लेयर होती है वहां पे जो स्किन की सॉफ्ट टिश्यू होती है वहां पे क्या होता है, इंजरी होने की संभावना रहती है. यानी कि स्किन ब्रेक डाउन होने की संभावना रहती है. तो ये प्रेशर के कारण, यानी कि किसी प्रेशर के कारण भी क्या होता है, प्रेशर के कारण क्या होता है, बेड श्योर या फिर प्रेशर अल्सर हो सकता है मरीज को. ठीक है, नेक्स्ट वन दूसरा जो होगा अपना शेयरिंग. शेयरिंग के कारण होगा, ठीक है ना.
मतलब स्किन के बीच में क्या हो रहा है, शेयरिंग के कारण क्या हो सकता है, ये प्रेशर इंजरी या फिर प्रेशर अल्सर है वो देखने को मिल सकता है। उस कंडीशन के अंदर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होगी, यानी कि बॉडी प्रोमिनेंस और एक्सटर्नल सरफेस के बीच में क्या होगा, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होगी कंप्रेशन के कारण। तो क्या होगा, शेयरिंग के कारण भी क्या हो सकता है, अपने को प्रेशर अल्सर या फिर प्रेशर इंजरी हो देखने को मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट वन होता है थर्ड वन, फ्रिक्शन। आपका कौन सा रहेगा, फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण के कारण, फ्रिक्शन के कारण। ठीक है, फ्रिक्शन का मतलब ये होता है कि कोई एक्सटर्नल सरफेस है अपनी और स्किन की जो सरफेस है उसके बार बार क्या होता है, घर्षण के कारण क्या होगा, वो जो स्किन की जो लेयर होती है वहां पे क्या होगी, उसकी जो कंटिन्यूसी होती है वो क्या होगी, ब्रेक डाउन होने की संभावना रहती है। ठीक है, जो स्किन की लेयर है वो स्किन की लेयर की जो कंटिन्यूसी है उसके अंदर क्या होगी, ब्रेक डाउन होने की संभावना रहती है, जिसके कारण क्या होगा, ये प्रेशर अल्सर या फिर बेड श्योर है वो पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो कौन कौन से कॉजेज होते हैं, 3 कॉजेज मैंने आपको बताया। सबसे पहला जो कॉज होता है वो था प्रेशर के कारण। प्रेशर के कारण भी क्या हो सकता है, बेड श्योर या फिर प्रेशर इंजरी हो संभावना हो सकती है। ठीक है, उसके बाद शेयरिंग के कारण हो सकता है। ठीक है, या फिर फ्रिक्शन के कारण ये अपने को बेड श्योर या फिर प्रेशर इंजरी हो देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट वन आते हैं आपका डेफिनेशन। डेफिनेशन हो गई, डेफिनेशन के बाद अपन ने कॉजेज पढ़ा दिए। कॉजेज के बाद में आपको कॉजेज के बाद में अपन पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे रिस्क फैक्टर। मतलब कौन कौन से रिस्क फैक्टर है जिसके कारण क्या होगा, बेड श्योर या फिर डेक्यूबेटेड अल्सर है वो मरीज के अंदर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वन जो टॉपिक रहेगा अपना रहेगा रिस्क फैक्टर। कौन सा रहेगा, रिस्क फैक्टर्स। ठीक है, तो रिस्क फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर के अंदर सबसे पहला जो रिस्क फैक्टर अपने को देखने को मिल सकता है वो हो सकता है ई मोबिलिटी। कौन सा, ई मोबिलिटी। मतलब पेशेंट है वो मूवमेंट नहीं कर रहा है, प्रोलॉन्ग टाइम तक क्या हो रहा है, बेड रिडन है। और प्रोलॉन्ग टाइम तक बेड रिडन होने के कारण मैंने आपको बताया कि जो एक्सटर्नल सरफेस है उसकी कंप्रेशन के कारण बोनी प्रोमिनेंस और एक्सटर्नल सरफेस और बोनी प्रोमिनेंस के बीच में क्या होगा, कंप्रेशन हो जाएगा लगातार। लगातार कंप्रेशन के कारण क्या होगी, जो स्किन होगी इसके अंदर जो सॉफ्ट टिश्यू होती है वहां पे इंजरी देखने को मिलती है, वो क्या होती है, इमोबिलिटी के कारण होगी। ठीक है, तो प्रोलॉन्ग टाइम तक पेशेंट अगर इमोबिलाइज रहेगा, मतलब पेशेंट वही बेड रिडन रहेगा, तो वहां पे क्या होगा, डेक्यूबेटेड अल्सर या फिर प्रेशर इंजरी हो मरीज के अंदर देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट वन, थर्ड वन, सेकंड वन होता है अपना, सेकंड वन होगा इनकंटीनेंस। इनकंटीनेंस का मतलब ये होता है कि जो ऐसे पेशेंट होते हैं, जैसे मान लो एज में है या फिर किसी पेशेंट को यूरिनरी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो वहां क्या होगा, पेशेंट वहीं पे बेड रिडन मतलब बेड पर है और धीरे धीरे उसका क्या होगा, पेशेंट का लीक कर रहा है यूरिन, या फिर वो पेशेंट मॉइस्चर हो रहा है, तो उसके कारण भी क्या होगी, जो स्किन की जो लेयर है वो वहां पे क्या उसकी कंटिन्यूसी या सॉफ्ट टिश्यू है वहां पे क्या इंजरी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो इनकंटीनेंस के कारण भी क्या हो सकता है, बेड श्योर या फिर डेक्यूबेटेड अल्सर है मरीज के अंदर वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, और थर्ड वन आपका जो रिस्क फैक्टर रहेगा वो रहेगा लैक ऑफ सेंसरी परसेप्शन। लैक ऑफ सेंसरी परसेप्शन। लैक ऑफ सेंसरी परसेप्शन का मतलब यह होता है कि जो बॉडी के अंदर सेंसरी परसेप्शन होते हैं, ठीक है ना, उसके अंदर क्या होगी, कमी होगी। एंड जो नर्व ट्रांसमिशन होता है बॉडी के अंदर उसके अंदर क्या होगी, डिस्टर्बेंस होती है, तो जिसके कारण क्या होगी, प्रॉपर रूप से ब्लड सप्लाई भी नहीं हो पाएगी और वहां पे क्या होगी, सॉफ्ट टिश्यू के अंदर क्या होगी, इंजरी देखने को मिल सकती है। तो लैक ऑफ सेंसरी परसेप्शन के कारण भी क्या हो सकता है, पेशेंट को बेड श्योर या फिर डेक्यूबेटेड अल्सर होने के चांसेस है वो रह सकते हैं। ठीक है, तो ये थर्ड रिस्क फैक्टर रहता है अपना। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ वन होता है, फोर्थ वन होता है पुअर न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन। मींस बॉडी, अपनी बॉडी है तो बॉडी के अंदर प्रॉपर रूप से न्यूट्रिशन होना आवश्यक रहता है और हाइड्रेशन होना आवश्यक होगा। ठीक है, अगर बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन या फिर जो हाइड्रेशन है वो नहीं मिलेगा तो बॉडी के अंदर जो स्किन है उसके अंदर क्या होगी, ब्लड सप्लाई प्रॉपर रूप से नहीं हो पाएगी। तो ब्लड सप्लाई प्रॉपर रूप से नहीं हो पाएगी तो वहां पे क्या होगा,
जो स्किन के ब्रेक डाउन होने की संभावना रहेगी, ठीक है। जो स्किन की सॉफ्ट टिश्यू होगी वहां पे इंजरी होने के चांसेस रह सकते हैं, ठीक है। तो पुअर न्यूट्रिशन है या फिर अपने को प्रॉपर पेशेंट हाइड्रेशन नहीं ले रहा है, तो वहां पे क्या होगा, प्रेशर अल्सर या फिर डेक्यूबेटेड अल्सर है वो देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ वन जो रिस्क फैक्टर रहता है अपना, फिफ्थ वन जो रिस्क फैक्टर रहता है वो रहता है मेडिकल कंडीशन के कारण। किसके कारण? कोई भी मेडिकल कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन अफेक्टिंग ब्लड सप्लाई। क्या हो रहा है? कोई भी मेडिकल कंडीशन यानी डिजीज कंडीशन के कारण कई तरह की जो बीमारियां होती है, जैसे हार्ट से रिलेटेड हो या फिर कई अन्य प्रकार की है, तो वहां पे प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, यानी कि ब्लड सप्लाई जो हो रही है उसके अंदर क्या हो रही है, ऑब्स्ट्रक्शन अगर पैदा हो रही है, तो वहां पे क्या होगा, ब्लड प्रॉपर रूप से नहीं पहुंच पाएगा, यानी न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाएगा, तो वहां पे क्या होगा, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है वो मरीज के अंदर देखने को मिल सकती है, यानी कि प्रेशर अल्सर या फिर डेक्यूबेटेड अल्सर है वो मरीज के अंदर डेवलप हो सकता है, ठीक है। तो फिफ्थ वन जो मैंने रिस्क फैक्टर आपको बताया वो बताया मेडिकल कंडीशन अफेक्टिंग ब्लड सप्लाई, यानी कि बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई है उसको क्या करिए अफेक्ट कर रही है, तो उस कंडीशन के अंदर भी क्या हो सकता है, डेक्यूबेटेड अल्सर है वो मरीज के अंदर देखने को मिल सकता है, ठीक है। और सिक्स्थ वन आपका रहेगा वो रहेगा एज। एज सबसे बड़ी चीज ध्यान रखना, एज डिपेंड करता है मोर देन 70 ईयर। अब जो ओल्ड एज वाले होते हैं, ठीक है, तो मैंने आपको बताया जो ओल्ड एज होगा तो वहां पे जो स्किन उनकी स्किन होगी, स्किन के अंदर क्या होगी, इलास्टिसिटी लॉस होती जाएगी, ठीक है। प्रॉपर रूप से इलास्टिसिटी रिंकल्स पड़ेंगे, इलास्टिसिटी लॉस होगी, तो जिसके कारण क्या होगा, पेशेंट को है बेड श्योर या फिर डेक्यूबेटेड अल्सर है वो देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जो डेक्यूबेटेड अल्सर होता है या बेड श्योर होता है उसके अंदर क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं जिसके कारण मरीज के अंदर क्या होगा, अपने को डेक्यूबेटेड अल्सर या फिर प्रेशर इंजरी वो देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो मैंने आपको एक एक करके रिस्क फैक्टर बताए। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इमोबिलिटी, पेशेंट है वो मूवमेंट नहीं कर रहा है और बेड रिडन है, तो वहां पे क्या हो सकता है, डेक्यूबेटेड अल्सर होने के चांसेस रह सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि पेशेंट इनकंटिनेंस का मतलब ये होता है पेशेंट वहीं बेड पर क्या होगा, बार बार जैसे मान लो कि यूरिनरी है तो वहां पे धीरे धीरे उसका यूरिन वहीं पे लीक हो रहा है या फिर मॉइस्चराइजेशन हो रहा है, तो उसके अंदर क्या होगा, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होने के चांसेस रह सकते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड रिस्क फैक्टर होता है, वो होता है इनकंटिनेंस, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वन होता है लेक ऑफ सेंसरी परसेप्शन। अब बॉडी के अंदर क्या होगा, सेंसरी परसेप्शन होते हैं। सेंसरी परसेप्शन का मतलब होता है नर्व ट्रांसमिशन, मतलब जो सेंसेशन है वो बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, ठीक है। अगर प्रॉपर रूप से सेंसरी परसेप्शन काम नहीं कर रहा है तो वहां पे क्या होगा, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी या फिर प्रेशर इंजरी मरीज के अंदर देखने को मिल सकता है, ठीक है। और फोर्थ रिस्क फैक्टर मैंने आपको बताया पुअर न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन। पुअर न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि जो बॉडी के अंदर जो प्रॉपर रूप से न्यूट्रिशन चाहिए, हाइड्रेशन चाहिए, वो प्रॉपर रूप से मरीज को नहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो स्किन के अंदर ब्लड सप्लाई या स्किन के अंदर क्या होगा, प्रॉपर रूप से न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाएंगे, तो स्किन के अंदर क्या होगा, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी या फिर स्किन की जो लेयर है या स्किन की जो कंटिन्यूसी है उसके अंदर क्या होगा, ब्रेक डाउन अपने को देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, फोर्थ रिस्क फैक्टर होता है, ठीक है। और फिफ्थ वन मैंने बताया आपको मेडिकल कंडीशन अफेक्टिंग ब्लड सप्लाई, ठीक है। अब कई प्रकार की ऐसी डिजीज कंडीशन होती है जिसके कारण क्या होगा, मेडिकल कंडीशन के कारण क्या होती है, ब्लड सप्लाई है बॉडी की वो क्या हो रही है, ब्लड सप्लाई के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलती है, तो प्रॉपर रूप से जिस एरिया को अपने को ब्लड सप्लाई है वो नहीं पहुंच पाती है, तो वहां पे क्या होगा, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी या फिर जो बॉडी की जो स्किन होती है उसके अंदर कंटिन्यूटी के अंदर क्या होगी, ब्रेक डाउन होने की संभावना रहती है, ठीक है। तो ये फिफ्थ मंथ बताया मैंने मेडिकल कंडीशन अफेक्टिंग ब्लड सप्लाई, ठीक है। और सिक्स्थ वन होता है एज। एज सबसे बड़ी चीज होती है। अगर ओल्ड एज वाले मरीज देखते हैं तो उसके अंदर क्या होगा, ओल्ड एज वाले मरीज होते हैं उसके अंदर क्या होगी, स्किन के अंदर इलास्टिसिटी लॉस होगी, ठीक है, इलास्टिसिटी लॉस होगी, उसके साथ ही साथ क्या होगा, प्रॉपर रूप से ब्लड सप्लाई भी है वो डिक्लाइन होती है, तो उस कंडीशन के अंदर प्रॉपर रूप से क्या होगा, वहां पे क्या होगा, मरीज के अंदर प्रेशर इंजरी या फिर बेड श्योर होने देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये 6 प्रकार के क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर होते हैं जिसके कारण डेक्यूबेटेड अल्सर है अपने को देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वन अपन ने पढ़ा रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर के बाद अब जो बॉडी के अंदर डेक्यूबेटेड अल्सर हो रहा है या फिर प्रेशर इंजरी हो रही है
वो प्रेशर इंजुरी कौन कौन सी साइट पे हो रही है, मतलब कौन कौन सी ऐसी कॉमन साइट है जिसके अंदर अपने को क्या होगा, प्रेशर इंजुरी वो देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रहेगा इसका टॉपिक वो रहेगा कॉमन साइट। कॉमन साइट, ठीक है। अब कॉमन साइट के अंदर सबसे पहले अपन पेशेंट अगर सुपाइन पोजीशन के अंदर है, किस पोजीशन के अंदर है, फ्लैट पोजीशन के अंदर है, सुपाइन पोजीशन के अंदर है। ठीक है, अगर पेशेंट नॉर्मली पेशेंट जैसे मान लो कि अगर पेशेंट है आईसीयू के अंदर है, जैसे मान लो बेड रिडन पेशेंट है, ठीक है, तो बेड रिडन पेशेंट है तो वहां पे मान लो कि वो फ्लैट पोजीशन के अंदर है, फ्लैट मतलब एब्डोमेन क्या रहेगा, ऊपर रहेगा और बैक क्या रहेगी, नीचे रहेगी। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, पेशेंट को कहां का ये प्रेशर इंजुरी या फिर बेड श्योर है वो अपने को देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो मैंने अगर देखा जाए तो अपन ऊपर की साइड अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो ऑक्सीपिटल पार्ट होता है, तो ऑक्सीपिटल रीजन है, वहां पे क्या होगा, लंबे समय तक पेशेंट रहेगा तो वहां पे क्या होगा, बेड श्योर होने को देखने को मिल सकता है, तो ऑक्सीपिटल रीजन देखने को मिल सकता है एरिया। दूसरा होगा आपका स्केपुला के अंदर भी आपने को देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके अलावा आपका हील रहेगा, सॉरी एंकल रहेगा, एंकल के अंदर भी आपने को देखने को मिल सकता है। तीसरा आपका हील रहेगा, जो हील एरिया है वहां पे अपने को क्या हो सकता है, ये जो बेड श्योर है या प्रेशर इंजुरी वो देखने को मिल सकता है। तो ये सुपाइन पोजीशन होती है मरीज के अंदर, तो वहां पे कौन कौन सा ऑक्सीपिटल रीजन, स्केपुला, एंकल और हील के अंदर अपने को क्या होगा, और उसके साथ साथ सैक्रल रीजन होता है, वहां पे क्या होगा, अपने को ये डेक्यूबेटेड अल्सर है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो कॉमन साइट के अंदर मैंने आपको सबसे पहले बताया कि सुपाइन पोजीशन के अंदर का मरीज है तो सबसे पहले अपने को कहां पे देखने को मिल सकता है, ऑक्सीपिटल रीजन के अंदर, ऑक्सीपिटल रीजन। ठीक है, उसके बाद में आपका स्केपुला, ठीक है, स्केपुला, उसके साथ आपका जो रहेगा वो रहेगा एल्बो वाला जॉइंट, ठीक है, एल्बो के अंदर। ठीक है, उसके साथ आपका हील वाला एरिया, जो नीचे हील वाला एंकल वाला पार्ट है वहां पे, उसके साथ साथ आपका सैक्रल रीजन के अंदर, किसके अंदर, सैक्रल रीजन के अंदर। ठीक है, इस किस कंडीशन के अंदर देखने को मिल सकता है, अगर पेशेंट है फ्लैट पोजीशन या फिर सुपाइन पोजीशन के अंदर लंबे समय तक लेटा हुआ है तो उस कंडीशन के अंदर ये देखने को मिल सकता है। ठीक है, ऑक्सीपिटल रीजन है, स्केपुला है, एल्बो है, हील है एंड सैक्रल रीजन के अंदर देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब सेकंड वन होता है आपका, वो रहता है साइड लाइन पोजीशन के अंदर। अगर मरीज है वो साइड लाइन पोजीशन के अंदर है, साइड लाइन पोजीशन, ठीक है, अगर मरीज साइड लाइन पोजीशन के अंदर है तो उस कंडीशन के अंदर कहां पे जो कॉमन साइट होती है वहां पे ये अपने को प्रेशर इंजुरी देखने को मिल सकती है। ठीक है, अगर मान लो कि राइट लेटरल पोजीशन है, सपोज करो कि पेशेंट आईसीयू के अंदर एडमिट है, वो राइट लेटरल पोजीशन के अंदर एडमिट है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को ईयर, अब ईयर सबसे पहले आता है प्रेशर में, तो ईयर के अंदर प्रेशर इंजुरी देखने को मिल सकती है। ठीक है, उसके साथ साथ आपका स्केपुला, ये जो स्केपुला वाला पार्ट है वहां पे अपने को इंजुरी देखने को मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद में आपका ग्रेटर ट्रोकेंटर, जो हिप जॉइंट है, अपना हिप जॉइंट का जो ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है पार्ट, वहां पे इंजुरी देखने को मिल सकती है। ठीक है, और आपका जो मेल्यूलस होता है एंकल वाला, वहां पे क्या हो सकता है, ये इंजुरी वो देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो उसके साथ साथ आपका कॉन्डाइल्स, जो हिप, जो आपका ये नी वाला पार्ट है, वहां के कॉन्डाइल्स पार्ट है, उसके अंदर भी क्या हो सकता है, प्रेशर इंजुरी या फिर डेक्यूबेटेड अल्सर है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अगर पेशेंट अगर साइड लाइन पोजीशन के अंदर, मतलब लेटरल पोजीशन के अंदर लेटा हुआ, साइड राइट साइड हो या लेफ्ट साइड हो, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर जो साइड रहेगी आपके अंदर, सबसे पहले ईयर पर प्रेशर रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपका सेकंड वन स्केपुला पे रहेगा। ठीक है, उसके बाद में आपका ग्रेटर ट्रोकेंटर और हिप जॉइंट, हिप जॉइंट पर रहेगा। ठीक है, उसके बाद में आपका कॉन्डाइल्स और नी, जो नी जॉइंट है उसके कॉन्डाइल्स पर भी क्या होगा,
वहां पे प्रेशर इंजरी के कारण ये देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके साथ ही आपका मेल्यूलस ऑफ एंकल जॉइंट, जो एंकल जॉइंट है वहां के मेल्यूलस पार्ट के अंदर भी क्या हो सकता है, प्रेशर इंजरी हो सकती है। ठीक है, तो नॉर्मली मैंने आपको बताया जो साइड लाइन पोजिशन होता है, तो ईयर, स्केपुला, ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ हिप, कॉन्डाइल्स ऑफ नी जॉइंट एंड देन मेल्यूलस ऑफ एंकल जॉइंट पर प्रेशर इंजरी हो सकती है। ठीक है, अब पेशेंट अगर प्रोन पोजीशन के अंदर है, अगर पेशेंट प्रोन पोजीशन के अंदर लेटा हुआ है, तो वहां पे कहां पे प्रेशर इंजरी होगी, तो अगर प्रोन पोजीशन मतलब जो एब्डोमेन है वो नीचे रहेगा और बैक आपका ऊपर रहेगा। ठीक है, अगर पेशेंट अगर लंबे समय तक प्रोन पोजीशन के अंदर है, तो आपका जो फ्रंटल वाला पार्ट है वो सबसे पहले अफेक्ट होगा, फ्रंटल। ठीक है, देन आपका स्केपुला। ठीक है, उसके बाद में आपका सॉरी ह्यूमरस वाला बोन पार्ट रहेगा, ह्यूमरस में। ठीक है, और आपका स्टर्नम रहेगा। ठीक है, स्टर्नम वाले पार्ट के अंदर भी अफेक्टेड रहेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, मोस्टली एरियाज होते हैं कहां पे, जो जिसके अंदर क्या होगा, जो प्रोन पोजीशन के अंदर पेशेंट अगर लेटा रहेगा, तो उस कंडीशन के अंदर अपने को देखने को मिल सकता है, या कॉमन साइट होती है। ठीक है, कॉमन साइट के अंदर मैंने आपको बताया फ्रंटल फ्रंटल बोन हो सकती है, मैंडिबल भी अफेक्ट होगा आपका। ठीक है, और आपका ह्यूमरस वाला पार्ट है जो वो भी अफेक्टेड हो सकता है। ह्यूमरस वाला पार्ट, और आपका स्टर्नम पर प्रेशर रहेगा, तो स्टर्नम के कारण स्टर्नम। ठीक है, तो ये क्या होता है, किसके अंदर होता है, जो प्रोन पोजीशन के अंदर है, और उसके साथ ही साथ आपका टीबिया वाला पार्ट जो पैर है वहां पे भी प्रेशर के कारण हो सकता है। ठीक है, तो ये मोस्टली क्या होता है, कॉमन साइट होती है। अब मैंने आपको बताया कि जो डेक्यूबेटेड अल्सर होता है, तो डेक्यूबेटेड अल्सर के अंदर जो प्रेशर इंजरी हो रही है या बेड श्योर होता है, तो उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी कॉमन साइट होती है जहां पर अपने को सबसे ज्यादा है वो ये प्रेशर इंजरी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया कि अगर पेशेंट अगर आईसीयू के अंदर एडमिट है, सपोज करो, तो वो अगर सुपाइन पोजीशन के अंदर लेटा हुआ है, सुपाइन पोजीशन का मतलब ये होता है पेशेंट है वो फ्लैट पोजीशन में रहेगा, और आपका बैक नीचे की तरफ रहेगा, और आपका जो एब्डोमेन रहेगा ऊपर की साइड रहेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर जो पेशेंट रहेगा, तो उसके अंदर ऑक्सीपिटल रीजन अफेक्टेड रह सकता है, आपका स्केपुला रह सकता है, आपका एल्बो जॉइंट रह सकता है, हील वाला पार्ट रह सकता है, और उसके बाद सैक्रल जो रीजन होता है वहां पे क्या होगा, ये जो सुपाइन पोजीशन के अंदर पेशेंट रहेगा, तो ये आपकी कॉमन साइट अपने को देखने को मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद में आपको मैंने बताया अगर पेशेंट अगर साइड लाइन पोजीशन के अंदर है, साइड लाइन पोजीशन का मतलब होता है लेटरल पोजीशन, चाहे वो राइट लेटरल पोजीशन हो या चाहे वो लेफ्ट लेटरल पोजीशन हो। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट के अंदर ईयर अफेक्टेड हो सकता है, स्केपुला रीजन। ठीक है, उसके बाद ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ हिप जॉइंट। ठीक है, उसके बाद कॉन्डाइल्स ऑफ नी जॉइंट, कॉन्डाइल्स वाला पार्ट होता है उसके अंदर वो भी अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, और आपका मेल्यूलस ऑफ एंकल जॉइंट है वो अफेक्टेड हो सकता है। ठीक है, उसके बाद मैंने थर्ड वन मैंने बताया आपको कि भाई अगर पेशेंट प्रोन पोजीशन के अंदर लेटा हुआ है, प्रोन पोजीशन का मतलब होता है जो बैक होगा वो आपकी नीचे की तरफ रहेगी, और एब्डोमेन आपका नीचे की तरफ रहेगा, और बैक आपका ऊपर की तरफ रहेगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या रहेगा, फ्रंटल पार्ट अफेक्ट रहेगा, मैंडिबल वाला पार्ट अफेक्टेड होगा, और आपका ह्यूमरस बोन अफेक्टेड हो सकता है, स्टर्नम रीजन वाला पार्ट अफेक्टेड हो सकता है, और आपका टीबिया वाला पार्ट है वो अफेक्टेड हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या होती है, जो डेक्यूबेटेड अल्सर होते हैं, तो उसके अंदर ये कॉमन साइट अपने को देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये होती है आपकी कॉमन साइट होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट डेक्यूबेटेड अल्सर के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहती है वो रहेगा स्टेजेस ऑफ प्रेशर अल्सर या डेक्यूबेटेड अल्सर। अब कौन कौन से स्टेजेस के अंदर इसको कैटेगराइज किया गया है, ठीक है, जिसके अंदर अपने को ये देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा स्टेजेस ऑफ डेक्यूबेटेड अल्सर। डेक्यूबेटेड अल्सर,
ठीक है। डेक्यूमेटेड अल्सर के अंदर स्टेजेस दिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वन अपन क्या पढ़ेंगे, स्टेज फर्स्ट रहेंगे। स्टेज वन, ठीक है। स्टेज वन के अंदर क्या होता है कि शुरुआती जो दौर होती है उसके अंदर क्या अपने को देखने को मिल सकता है, स्किन होती है। स्किन के अंदर क्या होगा, नॉन ब्लीचेबल रेड स्किन देखने को मिलेगी। कैसी रहेगी, नॉन ब्लीचेबल रेड स्किन। मतलब नॉन ब्लीचेबल का मतलब ये होता है कि उसको अपन पेश कर रहे हैं तो वहां पर क्या होगी, व्हाइटनेस वहां पे देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो नॉन ब्लीचेबल रेड स्किन देखने को मिलेगी और जो स्किन रहेगी वो आपकी कैसी रहेगी, इंटैक्ट रहेगी, अंदर की तरफ रहेगी। मतलब कोई ऐसा उसके ऊपर प्रेशर नहीं रहे, सुपरफिशियली अपने को नॉन ब्लीचेबल रेड स्किन अपने को देखने को मिल सकती है। वो किसके अंदर, वो रहेगी स्टेज फर्स्ट के अंदर, ठीक है। तो स्टेज फर्स्ट के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, नॉन ब्लीचेबल रेडनेस ऑन बोनी प्रोमिनेंस विथ इंटैक्ट स्किन। स्किन कैसी रहेगी आपकी, इंटैक्ट रहेगी, इंटैक्ट स्किन रहेगी, ठीक है। तो नॉन ब्लीचेबल रेडनेस ऑन जो बोनी प्रोमिनेंस है वहां पे रहेगा विथ इंटैक्ट स्किन रहेगी, ठीक है। तो ये किसके अंदर रहेगा, स्टेज फर्स्ट के अंदर अपने को देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब सेकंड स्टेज के अंदर देखते हैं अपन। सेकंड स्टेज के अंदर अपने को देखने को मिलेगा स्टेज सेकंड। स्टेज सेकंड के अंदर क्या होगा, स्टेज सेकंड के अंदर क्या होगा, जो स्किन रहेगी अपनी वो रेड पड़ जाएगी, ठीक है। रेड स्किन रहेगी, ठीक है। उसके साथ साथ क्या रहेगा, वहां पे अल्सर फॉर्मेशन होगा। क्या रहेगा, अल्सर फॉर्मेशन रहेगा। साथ ही क्या स्लप ऑफ रहेगा, स्किन की जो स्लप ऑफ रहेगा। स्लप ऑफ का मतलब होता है जहां पे जो वुंड बन गया है वहां पे जो वुंड के अंदर सूजन बन गई है, यानी स्वेलिंग हो गई है। तो स्वेलिंग किस कारण, जो स्वेलिंग का जो मेटीरियल होता है उसको बोलते हैं स्लप ऑफ, ठीक है। तो अल्सर विथ स्लप ऑफ, और उसके साथ ही क्या होगा, पार्शियली थिकनेस ऑफ द डर्मिस। जो डर्मिस है अपना वहां पे क्या होगा, पार्शियली थिकनेस से अपने को देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो क्या इसके साथ ही क्या हो सकता है, बॉडी के अंदर ब्लिस्टर फॉर्मेशन होंगे, ब्लिस्टर विथ सीरम फॉर्मेशन हो सकता है। क्या रहेगा, ब्लिस्टर विथ सीरम फॉर्मेशन रहेगा, ठीक है। तो अपन स्टेज सेकंड की बात की जाए तो वहां पे क्या होगा, रेडनेस रहेगी स्किन, रेडनेस स्किन रहेगी, ठीक है। उसके साथ ही क्या रहेगा, अल्सर विथ स्लप ऑफ पार्शियली थिकनेस ऑफ डर्मिस, पार्शियली थिकनेस ऑफ डर्मिस, ठीक है। और साथ ही वहां पे क्या रहेगा, ब्लिस्टर बनेंगे, ब्लिस्टर्स विथ सीरम, ब्लिस्टर बनेंगे, सॉरी ब्लिस्टर वहां पे क्या होगा, डेवलप होंगे, ठीक है। तो ब्लिस्टर आपके डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। ब्लिस्टर डेवलप, ब्लिस्टर का मतलब होता है वहां पे फ्लूइड फील्ड कैविटी बन सकती है, ठीक है। तो स्टेज सेकंड के अंदर मैंने आपको बताया कि स्किन कैसी होगी, रेडनेस होगी, और वहां पे क्या अल्सर का फॉर्मेशन हो सकता है, और स्लप ऑफ स्किन रहेगी। स्लप ऑफ का मतलब ये होता है कि मतलब जो वुंड बन गया है, घाव बन गया है, तो वहां पे क्या होगा, जो वुंड के अंदर जो सूजन हुई है तो उसके अंदर सूजन का जो मटेरियल होता है उसको स्लप ऑफ बोलेंगे, ठीक है। और वहां पे क्या होगी, जो डर्मिस होगी, डर्मिस के अंदर पार्शियली थिकनेस देखने को मिल सकती है, ठीक है। और साथ ही क्या होगा, ब्लिस्टर फॉर्मेशन है वो देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये किसके अंदर रहेगा, स्टेज सेकंड के अंदर रहेगा, ठीक है। अब बात होती है स्टेज थर्ड की। स्टेज थर्ड के अंदर क्या होगा, तो यहां पे क्या होगा, पार्शियली थिकनेस ऑफ स्किन देखने को मिलेगी, डर्मिस देखने को मिलेगी। यहां पे क्या होगा, स्टेज थर्ड के अंदर क्या होगा, फुल्ली थिकनेस ऑफ द टिश्यू। जो डर्मिस है, डर्मिस की क्या होगी, फुल्ली थिकनेस अपने को देखने को मिलेगी, और साथ ही क्या होगा, फुल्ली थिकनेस होगी, और साथ ही क्या होगा, सबक्यूटिनियस
जो टिश्यू है या फैट है वो क्या होगा, विजिबल रहेगा, लेकिन बोन है, टेंडन है, मसल से वो विजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर स्टेज थर्ड के अंदर देखा जाए तो स्टेज थर्ड के अंदर क्या होगा, फुल्ली थिकनेस, थिकनेस ऑफ डर्मिस। ठीक है, फुल्ली थिकनेस ऑफ डर्मिस। ठीक है, और उसके साथ ही क्या होगा, विजिबल सबक्यूटेनियस फैट बट नॉट विजिबल, बोन, टेंडन एंड मसल्स। ठीक है, तो स्टेज थर्ड जो देखने को मिलेगी तो वो क्या होगी, डर्मिस की जो फुल थिकनेस है उसको क्या क्या अफेक्ट करेगी। ठीक है, उसके साथ ही क्या होगा, सबक्यूटेनियस फैट वो विजिबल रह सकती है, सबक्यूटेनियस मसल्स है वो विजिबल देखने को मिलती है, बट जो बोन है, टेंडन है, वो मसल से वो अपने को मतलब विजिबल देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, अब स्टेज फोर्थ वन होती है आपकी, स्टेज फोर्थ वन, स्टेज फोर्थ के अंदर क्या होगा, इतना डीप तक चला जाएगा कि आपको क्या होगा, बोन, टेंडन, मसल से वो डेवलप देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो क्या हो रहेगा, इसके अंदर जो फोर्थ स्टेज रहेगा तो वहां पे क्या होगा, विजिबल बोन, टेंडन एंड मसल। ठीक है, तो मैंने आपको बताया जो डेक्यूबिटेड अल्सर होता है, तो डेक्यूबिटेड अल्सर यहाँ पे जो लोकलाइज एरिया, जो एरिया है वहां पे सॉफ्ट इंजुरी हुई है, वो किसके कारण, कंप्रेशन के कारण हुई है। तो कंप्रेशन किसके बीच में लगा है, एक तो बोनी प्रोमिनेंस और आपका एक्सटर्नल सरफेस के बीच में लगा है। ठीक है, तो उसको कैसे अपन आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई कौन से ग्रेडिंग का या कौन से स्टेजेस का है, तो इसलिए डिवाइडेड किया गया कि स्टेजेस ऑफ डेक्यूबिटेड अल्सर। ठीक है, तो डेक्यूबिटेड अल्सर को क्या गया, चार स्टेज के अंदर डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब चार स्टेज के अंदर सबसे पहले मैंने आपको स्टेज बताई, वो बताई स्टेज वन। स्टेज वन के अंदर क्या होगा, स्किन कैसी रहेगी, नॉन ब्लीचेबल रेडनेस देखने को मिलेगी। कहां पे रहेगी, बॉडी प्रोमिनेंस पर क्या रहेगा, नॉन ब्लीचेबल रेडनेस देखने को मिलेगी, और साथ ही क्या रहेगी, स्किन कैसी रहेगी, अपनी इंटैक्ट रहेगी, अंदर की तरफ रहेगी, बाहर की तरफ सुपरफिशियली रेडनेस देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद स्टेज सेकंड के अंदर क्या होगा, स्किन कैसी होगी, रेडनेस होगी। ठीक है, और वहां पे क्या होगा, अल्सर बन सकता है, और स्लप ऑफ मटेरियल का मैंने बताया क्या होगा, वुंड बना है तो वुंड के अंदर जो स्वेलिंग हुई है, तो स्वेलिंग किस कारण, कौन से मटेरियल से हुई है, वो स्लप ऑफ कहलाएगा। ठीक है, और जो डर्मिस लेयर है अपनी, वहां पे क्या होगा, पार्शियली थिकनेस देखने को मिल सकती है। ठीक है, और साथ ही बॉडी के अंदर या स्किन के अंदर क्या होगा, ब्लिस्टर डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको किसके अंदर देखने को मिल सकता है, वो आपको स्टेज सेकंड के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, अब मैंने बताया स्टेज थर्ड के अंदर मैंने आपको बताया कि भाई जो डर्मिस लेयर है, तो डर्मिस लेयर के अंदर फुल्ली थिकनेस देखने को मिलेगी, क्या रहेगी, फुल्ली थिकनेस देखने को मिलेगी, और वहां पे सबक्यूनियस फैट या मसल्स है वो विजिबल होगी, बट जो बॉडी के अंदर बोन है, टेंडन है, मसल्स है, वो विजिबल नहीं होंगे। ठीक है, और स्टेज फोर्थ जो होती है, स्टेज फोर्थ के अंदर क्या होगा, आपका जो बोन है, टेंडन है, मसल्स है, वो क्या होगे, विजिबल यानी देखने को मिल सकती है, यानी कि डीप तक है वो प्रेशर इंजुरी हो सकती है। ठीक है, तो डेक्यूबिटेड अल्सर को चार स्टेजेस के अंदर कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तो इस बेसिस पर अपन क्या करते हैं, मरीज को एक ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वन जो होता है कि जो स्टेजेस पढ़ने के बाद अपन ने नेक्स्ट वन पढ़ेंगे भाई कि डेक्यूबिटेड अल्सर होता है, तो डेक्यूबिटेड अल्सर को किस प्रकार से प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब किस प्रकार से उसको रोक सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वन जो टॉपिक रहेगा अपना, वो रहेगा प्रिवेंशन ऑफ डेक्यूबिटेड अल्सर। प्रिवेंशन ऑफ डेक्यूबिटेड अल्सर, डेक्यूबिटस अल्सर।
डेक्यूबिटेड अल्सर को कैसे प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो होगा, मैंने बताया कि भाई आईसीयू के अंदर पेशेंट एडमिट रहते हैं या वार्ड के अंदर नॉर्मली पेशेंट रहते हैं। ठीक है, तो वो लंबे समय तक बेड पर रहते हैं और लंबे समय तक बेड पर पेशेंट रहने के कारण मैंने क्या बताया कि वहां पे कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन हो या प्रेशर हो या फ्रिक्शन या शेयरिंग के कारण क्या होगा, जो बोनी प्रोमिनेंस है और आपका एक्सटर्नल सरफेस है उसके बीच में क्या होगा, इंजरी होने की, जो बॉडी के अंदर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होने की संभावना रहेगी, तो उसको अपन डेक्यूबिटेड अल्सर बोलते हैं। ठीक है, तो उसको किस प्रकार से प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रिवेंट के अंदर तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एवरी 2 आवरली क्या करेंगे, पेशेंट की क्या करेंगे, पोजीशन है वो चेंज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो रहेगा प्रिवेंशन के अंदर देखा जाए, चेंज पोजीशन एवरी 2 आवरली, हर 2 घंटे से पेशेंट की क्या करेंगे, पोजीशन चेंज करेंगे। ठीक है, सेकेंड वन होता है आपका, सेकेंड वन क्या करेंगे, पेशेंट को क्या करेंगे, मोबाइल करेंगे, मतलब मूवमेंट करवाएंगे। ठीक है, प्रोवाइड मूवमेंट ऑफ पेशेंट, प्रोवाइड मूवमेंट ऑफ पेशेंट। अब लंबे समय तक बेड पोजीशन पे पेशेंट है तो उसकी बॉडी को अपन है, जैसे लेग है, हेड है, उसको क्या करें, मूवमेंट करेंगे ताकि वहां पे प्रेशर इंजरी नहीं हो। ठीक है, तो पेशेंट अगर इमोबाइल है तो अपन क्या करेंगे, उसको हाथों से अपन क्या करेंगे, मोबाइल करने की कोशिश करेंगे, मूवमेंट कराएंगे ताकि वहां पे बेड पोजीशन के कारण क्या होगा, पेशेंट को बेड इंजरी या प्रेशर इंजरी नहीं होने की संभावना रह सकती है। ठीक है, थर्ड वन जो रहेगा प्रिवेंशन, वो रहेगा आपका अवॉइड मॉइस्चर, यानी जो नमी हो रही है, मैंने आपको बताया इनकंटिनेंस हो रहा है, जैसे बार बार पेशेंट के अंदर यूरिनरी इनकंटिनेंस हो रहा है फ्रीक्वेंटली। ठीक है ना, तो बेड रीजन पे, ठीक है ना, तो वहां पे क्या होता है कि स्किन की नमी के कारण क्या होगा, वहां पे बेड रीजन पेशेंट के कारण क्या होगा, डेक्यूबिटेड अल्सर होने के चांसेस रह सकते हैं, यानी जो स्किन की जो लेयर है वहां पे क्या होगी, स्किन की ब्रेक डाउन होने की संभावना रह सकती है। ठीक है, तो अवॉइड मॉइस्चर को अवॉइड करके अपन क्या कर सकते हैं, पेशेंट के अंदर जो डेक्यूबिटेड अल्सर हो रहा है उसको अपन क्या करते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ ही अवॉइड वाटर, सॉरी, यूज ऑफ वाटर और एयर मैट्रेस, क्या करेंगे, वाटर और एयर मैट्रेस का अपन क्या करेंगे, यूज करेंगे ताकि वो पेशेंट है वो सही तरीके से रहे। ठीक है, और उसके अलावा फिफ्थ वन अपन क्या कर सकते हैं, फिफ्थ वन अपन कर सकते हैं यूज ऑफ रिंकल फ्री बेडशीट, यूज ऑफ ड्राई एंड रिंकल्ड फ्री बेडशीट, रिंकल्ड फ्री बेडशीट। ठीक है, अब लंबे समय तक प्रोलॉन्ग टाइम तक पेशेंट है तो अपन क्या करेंगे, यूज ऑफ ड्राई, यानी नमी वाली या मॉइस्चर वाली बेडशीट नहीं करेंगे, ड्राई, और वहां पेशेंट के अंदर रिंकल, मतलब बेडशीट के अंदर रिंकल नहीं होने चाहिए, रिंकल होंगे तो वहां पे कंटिन्यूसी के अंदर क्या होगी, पेशेंट की स्किन की जो कंटिन्यूसी उसके अंदर ब्रेक डाउन होने के चांसेस रह सकते हैं, तो ड्राई एंड रिंकल फ्री बेडशीट को यूज करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि भाई डेक्यूबिटेड अल्सर होता है तो डेक्यूबिटेड अल्सर को किस प्रकार से अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रिवेंशन के अंदर सबसे पहले मैंने बताया कि एवरी 2 आवरली क्या करेंगे, पेशेंट की पोजीशन है वो चेंज करेंगे। ठीक है, उसके साथ मैंने सेकंड वन बताया कि प्रोवाइड मूवमेंट ऑफ पेशेंट। ठीक है, अब पेशेंट आपने देखा होगा कई ऐसे पेशेंट होते हैं जो इमोबाइल रहते हैं, तो अपन इसको क्या करेंगे, उनका मूवमेंट कराएंगे बॉडी पार्ट्स का ताकि वहां पे प्रेशर इंजरी या प्रेशर अल्सर नहीं हो सके। ठीक है, उसके बाद अवॉइड मॉइस्चर, नमी को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। ठीक है, नमी अगर रहेगी तो पेशेंट के अंदर स्किन ब्रेकडाउन होने की संभावना रह सकती है। ठीक है, उसके बाद यूज ऑफ वाटर और एयर मैट्रेस, अपन क्या करें, वाटर और एयर मैट्रेस का यूज करेंगे ताकि वो पेशेंट के अंदर स्किन ब्रेकडाउन होने की संभावना नहीं रहे। ठीक है, और उसके अलावा यूज ऑफ ड्राई एंड रिंकल फ्री बेडशीट, अपन क्या करेंगे, ड्राई, एकदम साफ सुथरी ड्राई और नमी वाली, विदाउट नमी वाली अपन क्या करेंगे, बेडशीट यूज करेंगे, और रिंकल फ्री, जहां पे क्या होगा, रिंकल नहीं हो, ऐसी बेडशीट को अपन क्या करेंगे, यूज करेंगे ताकि पेशेंट के अंदर बैड श्योर या फिर डेक्यूबिटेड अल्सर हो रहा है उसको अपन क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है डेक्यूबिटेड अल्सर के प्रिवेंशन। ठीक है, अब नेक्स्ट वन जो टॉपिक रहेगा
वो रहेगा अपना ट्रीटमेंट। डेक्यूबिटेड अल्सर हो रहा है तो डेक्यूबिटेड अल्सर को किस प्रकार से उसका ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ डेक्यूबिटेड अल्सर। ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अप्लाई हीट। अप्लाई हीट अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हीट क्या होता है, हीट क्या करता है, वो हीलिंग पावर है बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर, वो क्या करता है, इंक्रीज करता है, हीलिंग पावर को क्या बढ़ाता है, ठीक है। तो इसके अंदर हीट अप्लाई करना है तो अपन क्या करेंगे, 100 वॉट बल्ब का यूज करेंगे, यूज ऑफ 100 वॉट बल्ब, ठीक है। और कब तक, 10 मिनट ड्यूरेशन, 10 मिनट तक अपन क्या करेंगे, 100 वॉट बल्ब का यूज करेंगे, ठीक है। और जो स्किन है और बल्ब है उसके बीच में जो डिस्टेंस रखते हैं वो रखते हैं 40 to 60 सेंटीमीटर। कितनी रहेगी, 40 to 60 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम स्किन, अवे फ्रॉम स्किन, ठीक है। जो स्किन है वहां पे 40 से 60 सेंटीमीटर दूर रखते हैं बल्ब को, ठीक है। तो अगर नजदीक रखेंगे तो पेशेंट को इंजरी होने के चांसेस रह सकते हैं, ठीक है। तो अप्लाई हीट अप्लाई करके अपन क्या कर सकते हैं, बॉडी के अंदर हीलिंग को बढ़ा सकते हैं। जो घाव है वुंड का, उसको अपन क्या, इसकी हीलिंग पावर को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड वन, यूज ऑफ वाटरप्रूफ ऑइंटमेंट। वाटरप्रूफ ऑइंटमेंट का अपन यूज करेंगे, ठीक है। जैसे जिंक ऑक्साइड, अपना जिंक ऑक्साइड एग्जांपल है, ठीक है। वाटरप्रूफ ऑइंटमेंट का अपन यूज करके अपन क्या कर सकते हैं, वहां पे जो डेक्यूबिटेड अल्सर हुआ है उसको अपन क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। उसके साथ अपन यूज ऑफ H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज करेंगे। अगर पेशेंट के अंदर इफ एस्कार प्रेजेंट है, यानी डेड टिश्यू प्रेजेंट है, एस्कार टिश्यू अगर प्रेजेंट है तो अपन क्या करेंगे, H2O2 से उसको क्लीन करेंगे और वहां पे ड्रेसिंग करेंगे उसकी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि डेक्यूबिटेड अल्सर होता है, तो डेक्यूबिटेड अल्सर का किस प्रकार से ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। तो ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहले अपन कर सकते हैं अप्लाई हीट के द्वारा हीट अप्लाई करके अपन क्या कर सकते हैं, जो स्किन के अंदर जो वुंड बना है उसकी हीलिंग पावर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो अप्लाई हीट के अंदर अपन क्या करेंगे, 100 वॉट बल्ब का यूज कर सकते हैं। और अपन जो 100 वॉट बल्ब है उसको, जो घाव है अपना और जो बल्ब की जो डिस्टेंस है वो 40 to 60 सेंटीमीटर रखते हैं, ठीक है। और 10 मिनट ड्यूरेशन तक उसको अपन क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये अप्लाई करके अपन क्या करते हैं, बॉडी के अंदर हीलिंग पावर है उसको बढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड जो ट्रीटमेंट के अंदर अपन देखा जाए तो यूज ऑफ वाटरप्रूफ ऑइंटमेंट आते हैं, उसका अपन क्या करेंगे, जैसे जिंक ऑक्साइड है वो उसका अपन उपयोग करके अपन क्या कर सकते हैं, उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यूज ऑफ H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग कर सकते हैं ड्रेसिंग के अंदर या उसको क्लीन करने के लिए। अगर स्कार टिश्यू प्रेजेंट है, स्कार टिश्यू का मतलब ये होता है डेड टिश्यू अगर प्रेजेंट है तो अपन उसको क्या करते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका डेक्यूबिटेड अल्सर, ठीक है। तो डेक्यूबिटेड अल्सर आज अपने जो किसके बारे में पढ़ा, वो पढ़ा डेक्यूबिटेड अल्सर के बारे में, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना यही पे कंप्लीट हो रहा है। प्लीज इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक पाने के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए माय यूट्यूब चैनल को। जय हिंद।